हमारे साथ जुड़े क्योंकि आज हम सूंग राजवंश के रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं और उन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे जो समय के साथ कहीं खो गए हैं। आज से लगभग 2150 साल पहले भारत में मौर्य एम्पायर का शासन था, जिसकी स्थापना महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त के समय तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु एक पीढ़ी के बाद सम्राट अशोक शासन को संभालते हैं और जैसा कि उस समय धर्म बदलने का फैशन चल रहा था, सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, जिसकी देखा देखी उस समय बहुत से लोगों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और फिर यही शासन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। अशोक के बाद पाटलिपुत्र का शासन संभालते हैं बृहदत्त। बृहदत्त एक शासक तो थे, पर उनकी विचारधारा अपने पूर्वजों के ठीक विपरीत थी। अहिंसा के नाम पर शासन को ही खोखला करने में तुले हुए थे। पश्चिम में आ रही विदेशी आक्रांताओं की सेना वो अनदेखा करते रहे। विदेशी सेनाओं ने पश्चिम में स्थित बौद्ध मठों में हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे, ताकि उचित समय आने पर उन हथियारों का प्रयोग बृहदत्त की सेना के विरोध में किया जा सके। और पश्चिम में स्थित बौद्ध लोगों की मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी थी कि वे लोग अपने और पराये का भेद भी भूल चुके थे। शत्रु के दिए हुए प्रलोभन में फंसकर अपने ही राजा के विरुद्ध खाई खोद रहे थे। उन्हीं दिनों बृहदत्त के एक सेनापति हुआ करते थे, पुष्यमित्र। उन्हें जब पश्चिम के दुश्मनों का बोध हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी, परंतु बृहदत्त न जाने किस मानसिकता से घिरे हुए थे। उन्होंने इस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया और बार बार अपने मंत्रियों और सेनापति के सलाह को अनदेखा करते रहे। इसके पीछे उनका तर्क ये था कि वो एक बौद्ध राजा है जो अहिंसा को ही सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। वे किसी भी दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहते थे। ये तर्क बेशक एक मूर्ख राजा ही दे सकता था, परंतु सेनापति पुष्यमित्र सुंग से ये सब कुछ अधिक दिनों तक सहन नहीं हुआ। वो बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत पश्चिम में अपनी सेना के साथ कूच कर दिया और उन्हीं स्थानों पर पहुंच गए जहां पश्चिम में विदेशी सैनिकों ने अपने हथियार छुपा रखे थे, और वहां वो सैनिक भी भेष बदलकर बौद्धों के साथ ही रहने लगे थे। परंतु एक सेनापति का धर्म पुष्यमित्र के लिए सर्वोपरि था। उन्होंने हथियारों का जखीरा खोजा। उसके बाद उनका क्रोध सातवें आसमान पर था जब उन्होंने देखा कि बौद्ध लोग अपने ही राज्य के साथ धोखा कर रहे हैं और दुश्मनों को अपने बीच शरण दे रहे हैं। सेनापति ने आप दिखाना था और अपनी सेना के साथ उसी समय बहरूपीय दुश्मनों और धोखेबाज राज्यद्रोही बौद्ध लोगों पर आक्रमण कर दिया और ये अंततः वहां पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उनका क्रोध राजा बृहदत्त पर और ज्यादा बढ़ गया। इतने गुप्तचर और इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी बृहदत्त सभी जानकारियों के बाद कोई कदम नहीं उठा रहे थे। पुष्यमित्र ने यह विचार किया कि बृहदत्त में राजा होने का कोई गुण विद्यमान नहीं है और उन्होंने वापस आकर भरी सभा में बृहदत्त की हत्या कर दी। आमतौर पर ऐसे किसी कृत्य के बाद अन्य मंत्री और राजा के हितैषी इसका विरोध करते हैं, परंतु पुष्यमित्र का किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया और उनको ही सत्ता सौंप दी गई। इसके बाद वो सभी राजा जो छोटे छोटे राज्यों को मौर्य साम्राज्य के नेतृत्व में संभालते थे, वो सभी राजा बृहदत्त के कारण रुष्ट हो चुके थे। पर पुष्यमित्र ने उन्हें पुनः अपने साथ लिया और सुंग वंश की स्थापना की। कई अलग अलग स्रोतों में पुष्यमित्र को अलग अलग जाति का बताया गया है। कहीं पर उन्हें ब्राह्मण, तो कहीं पर क्षत्रिय और कहीं शूद्र भी कहा गया है। परंतु इन सभी स्रोतों में ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि पुष्यमित्र सनातन के अनुयायी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न किया था। इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस जाति से थे। फर्क इस बात से पड़ता है वे एक वैदिक शासक थे और बिना किसी भेदभाव के उन्होंने बहुत से बौद्ध स्तूपों, हिंदू मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। इतिहास से कुछ लेखक ये भी बताते हैं कि शुंग साम्राज्य के दौरान बुद्धिज्म को काफी हानि हुई थी। उन्होंने लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलते, पर समाज में द्वेष बनाए रखने के लिए ये सब लिखना अनिवार्य होता है। हाँ, अशोकावदान में ये बात जरूर लिखी गई है, पर वहाँ एक टेक्निकल इशू ये भी है कि अशोकावदान की रचना अशोक के काल में हुई थी, और जब अशोकावदान की रचना हुई थी उस समय पुष्यमित्र का जन्म भी नहीं हुआ था। तो क्या अशोकावदान के लेखक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में गए, तब उन्होंने पुष्यमित्र के बारे में लिखा? इससे बात तो ये साबित हो जाती है कि इतिहास से छेड़खानी कोई नई परंपरा नहीं है। अभी तो ये सब बहुत पहले से लगातार चलता आ रहा है। सुंग राजवंश
जिसने दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्वी तक प्राचीन भारत पर शासन किया। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में एक आकर्षक लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला अध्याय है। जैसा कि हम इस राजवंश के महत्व को कम जानते हैं। जब हम शुंग राजवंश के बारे में बात करते हैं तो हम भारतीय इतिहास में बहुत सारे उथल पुथल के दौर से निपट रहे होते हैं। शुंग से पहले का मौर्य साम्राज्य अभी अभी ढहा था और परिदृश्य सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले राजवंशों में से भरा हुआ था। इस अराजकता के बीच तथ्य को कल्पना से अलग करना और शुंग के योगदान को उसके समकालीन से अलग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय के ऐतिहासिक अभिलेख अक्सर असंगत, पक्षपाती या यहाँ तक अस्तित्वहीन होते हैं, जिससे सटीक कथा का निर्माण करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा शुंग राजवंश का अपेक्षाकृत छोटा जीवन काल, जो कि सिर्फ एक शताब्दी से ज्यादा था, का मतलब है कि इसकी विरासत मौर्य या गुप्त जैसे अधिक प्रमुख साम्राज्यों के सामने आसानी से दब गई। इन बाधाओं के बावजूद शुंग राजवंश को उसके अपने संदर्भ में परखना जरूरी है, न कि इसे सिर्फ अधिक प्रमुख साम्राज्यों के एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में देखना। ऐसा करने के लिए हमें पुरातात्विक खोजों, साहित्यिक कृतियों और मौखिक परंपराओं सहित उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में छानना होगा। ऐसा करके हम शुंग राजवंश की उपलब्धियों और महत्व की अधिक सूक्ष्म तस्वीर पेश कर सकते हैं। शुंग राजवंश को समझने में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती में से एक व्यापक अभिलेखों की कमी है। मौर्य साम्राज्य के विपरीत, जिसने अशोक के शिलालेखों के माध्यम से जानकारी का खजाना छोड़ा, शुंग राजवंश का इतिहास खंडित स्रोतों से एक साथ जोड़ा गया है। जानकारी की ये कमी हमें अप्रत्यक्ष खातों पर निर्भर कर रहने के लिए मजबूर करती है, जिसे कि प्राचीन यूनानी इतिहासकारों के कार्य या इस अवधि के दौरान भारत आने वाली चीनी यात्रियों के खाते। इनके अतिरिक्त शुंग राजवंश ने के अपने अभिलेख और शिलालेख सिक्के अक्सर गुप्त सुराग प्रदान करते हैं, जिनके रहस्यों को उजागर करने के लिए सावधानी पूर्वक व्याख्या की आवश्यकता होती है। जब हम इन चुनौतियों से निपटते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए, तथ्यों को अटकलों से अलग करना चाहिए और अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों के साथ अंतराल को भरने के प्रलोभन से बचना चाहिए। शुंग राजवंश की राजनीतिक संरचना केंद्रीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के एक अद्वितीय मिश्रण की विशेषता थी, जबकि शाही राजधानी विदिशा सत्ता के सीट के रूप में कार्य करती थी। राजवंश के परिधीय क्षेत्र के महत्व को स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस विकेंद्रीकृत प्रणाली ने सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता की अनुमति दी, जो शुंग शासकों के संरक्षण में फली फूली। एक उल्लेखनीय उदाहरण इस अवधि के दौरान बौद्ध वास्तुकला का उल्लेखनीय विकास है, जैसा कि हम भारतीय परिदृश्य में शानदार स्तूपों और मठों में परिलक्षित होता है। शुंग राजवंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रचनात्मक और नवाचार को बढ़ा देने की इसकी क्षमता का प्रमाण है। शुंग राजवंश कला के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध था, विशेष रूप से बौद्ध कला और साहित्य के क्षेत्र में सांची और बरहूत जैसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजवंश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। शुंग काल के दौरान निर्मित ये स्थल सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा देने की राजवंश की क्षमता का प्रमाण है। इसके अलावा शुंग राजवंश के दरबार ने प्राचीन दुनिया भर के विद्वानों, कवियों और कलाकारों को आकर्षित किया, जिससे एक जीवंत सांस्कृतिक मिश्रण बना जो आज भी हमें प्रेरित करता है। शुंग राजवंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल है, जिन्होंने लगभग 185 से 149 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान पुष्यमित्र शुंग ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कलात्मक विकास के साथ सैन्य विस्तार की अवधि की देखरेख की। बौद्ध समुदाय के प्रति उनका संरक्षण किंवदंती है और उनका नाम अक्सर अशोक और कनिष्क जैसे अन्य महान भारतीय शासकों के साथ लिया जाता है। पुष्यमित्र शुंग की विरासत भारतीय सांस्कृतिक और इतिहास पर शुंग राजवंश के स्थायी प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जैसे कि हम शुंग राजवंश के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे द्वारा चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। शुंग राजवंश ने अपने अपेक्षाकृत छोटे जीवन काल के बावजूद भारतीय संस्कृति और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। केंद्रीय प्राधिकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के अपने अनूठे मिश्रण ने रचनात्मक और नवाचार का माहौल बनाया, जो उल्लेखनीय सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों में प्रकट हुआ। कलाओं को विशेष रूप से बौद्ध कला और साहित्य के राजवंश के संरक्षण ने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। अंत में शुंग राजवंश के रहस्य अभी उजागर होने ही वाले हैं और मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा इस आकर्षक राजवंश के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या आश्चर्य हुआ। नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें और मेरे अगले वीडियो को देखना ना भूले, जहां हम भारतीय इतिहास के एक और आकर्षण अध्याय का पता लगाएंगे। नमस्कार।